नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। एक ही महिला को 10 मिनट में वैक्सीन के 2 डोज दे दिए गए। शायद यह खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है और वो भी पटना में। आपको मन में ये सवाल कौन रहे होंगे कि अब महिला का क्या होगा, महिला किस हालत में है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये है पटना से सटे अवधपुर गांव की रहने वाली सुनीला देवी, जिनके साथ क्या हुआ ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस बुजुर्ग महिला को 5-7 मिनट के अंतराल पर ही एक साथ कोरोना वैक्सीन के 2 डोज दिए गए। यही नहीं, दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के थे। ये गड़बड़ी कैसे हुई, सुनीला देवी की जुबानी आप खुद सुन लीजिए। जैसे ना वहाँ पर ना बहुत पूरा भीड़ हलन, सबके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सबके टेबल पर कुल के रख लेलथिन। रख के ओकर बाद एगो यहाँ एगो वहाँ इतने दूरी में तीनों बैठल हलथिन। एक सुइया उ लगा देलथिन, ओकर बाद कहलथिन वो कुर्सी पर बैठ जाइए। वहाँ पर बैठली तो फिर वो भी सुइया लगा देलथिन। तो हम बोले हाँ मैडम ई हाथ में भी तुरंत मैडम देलथिन, तू हूँ यही हाथ में। तो हाँ, दोनों सुइया एक ही हाथ में लगेगा। वैक्सीनेशन का एक दिन बीत चुका है। सुनीला देवी को जुकाम, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत है। मेडिकल टीम ने कहा था कि वो 24 घंटे निगरानी रखेगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, वो एनएम सुनीला देवी से मिलने जरूर पहुंची, जिसने दूसरा वैक्सीन दिया था। आपने कंप्लेन फिर किया कहीं? नहीं, अभी तो नहीं किया गया। वहीं लोग हंगामा किया था, शांत हुआ है। 48 घंटे का समय दिया, चेक देख रहे मैंने बोला है। तो क्या कोई मेडिकल की टीम आई और आपसे पूछताछ की अभी तक? हाँ, सवेरे तो आल हलथिन मैडम जो सुइया दलथिन हल जाए। हाँ, तो वही पूछ कर रहलथिन तबीयत कैसा है चाची। कहली तबीयत तो ठीक लग रहा है, लेकिन सुइया दिया हम बोल रहे तो गलत कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं दिए। हम कहे नहीं, आप ही दिए हैं मैडम, आप ही दिए, तो बस गलती से पड़ गया होगा। एक साथ 2 वैक्सीन देने के गंभीर मसले पर जब हमने IGIMS के अधीक्षक मनीष मंडल से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 48 से 72 घंटे तक निगरानी जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी में कैसे काम करेगा, क्या करेगा, ये तो रिसर्च का विषय है। लेकिन वेट एंड वॉच करेगा, बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति और 2 डोज, वो भी एक दिन में। ये बिहार में शायद पहला मामला है। जाहिर है इसके पीछे लापरवाही है और कुछ नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर जरूरी है। अगर कोवैक्सीन है तो 28 दिन और कोविशील्ड है तो 84 दिन। महिला को गलती से एक दिन में 2 डोज दे दिया गया, और वो भी अलग अलग वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। महिला को फिलहाल ज्यादा परेशानी नहीं है। कुछ दिक्कतें हैं जो वैक्सीन लेने के बाद होती हैं। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद 72 घंटा बेहद क्रूशियल होता है। वैक्सीनेटेड व्यक्ति की निगरानी जरूरी है, और डॉक्टर के मुताबिक ये पहला मामला है, लिहाजा ये रिसर्च का विषय है, निगरानी का विषय है। 14 दिनों बाद महिला का एंटीबॉडी टेस्ट होगा, फिर डॉक्टर आगे इलाज करेंगे। फिलहाल महिला को बुखार और कमजोरी के अलावा ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी ने बगहा के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और कई गांवों में पानी है। लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, लेकिन परेशानी के बावजूद लोगों ने जुगाड़ के सहारे जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बड़ा सा विद्यालय भवन दिख रहा होगा, वो ये सड़क उस गांव तक पहुंचती है। यहाँ बीरता टोला, गदियानी टोला मिलकर कई ऐसे दर्जन भर टोले हैं जो पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। गंडक का पानी बगहा के बड़े इलाके में फैल चुका है। सड़कें पानी में डूबी है, गांव में पानी है, लोगों के घरों में पानी है और आने जाने का रास्ता बंद है। घर में रहना तो और ज्यादा मुश्किल, लेकिन इस कठिन वक्त में भी लोगों ने जुगाड़ के सहारे जिंदगी की गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया है।
अभी हम बगहा के झंडू टोला में हैं और इस टोला की एक तस्वीर ज़रा देखिए कि पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो गया है। लेकिन इसी के बीच में एक आशियाना आपको दिखाई पड़ रहा होगा और जहां पे जो बच्चे हैं वो पूरे घर के और कह लीजिए कि सब लोग जो हैं इस आशियाने में ठहरे हुए हैं। लेकिन ये घर नहीं है, इसकी ज़रा तस्वीर ज़रा देखिए। ये एक बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी को ये एक घर का एक रूप दे दिया गया है। चारों तरफ से जो तिरपाल है उस तिरपाल को ढक दिया गया है और ढक कर यहाँ इसे एक घर का रूप दे दिया गया है। आइए ज़रा देखिए कि सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस टोला के वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं और किसी ढंग से दिन गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। बुधवार की शाम से झंडू टोला के ये बच्चे इसी जुगाड़ गाड़ी पर दिन रात काट रहे हैं। ये अलग बात है कि खाने को सूखा चूड़ा के अलावा और कुछ नहीं मिला। झंडू टोला के सभी घरों की यही स्थिति है, लेकिन एक मां ने इस मुश्किल हालात में भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाने का इंतजाम कर ही लिया। एक पहला घर मिला है जहाँ पे कुछ खाना बन रहा है और इस जरा देखिए कि पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। किसी ढंग से चौकी जो है ऊपर लगाई गई है और यहाँ पे आग जो है वो चूल्हा जल रहा है। लेकिन ये चूल्हा जरा देखिए, मैं आपको चूल्हे की तस्वीर जरा देखिए कि ये छोटा पुराना जो है वो बक्सा है और ये पुराना बक्सा को यहाँ से काटा गया है और छोटे छोटे जगहों पर ये चूल्हा का काम कर रहा है। तो जो संदूक, जहाँ पे संदूक में पूरी संपत्ति रहती है घरों में, जहाँ पे पूरे घर की सारे लोग अपनी धन संपदा रखते हैं, वो संदूक यहाँ पे चूल्हे का काम कर रहा है। गंडक के पानी ने बगहा के कई गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, लेकिन लोगों की हिम्मत अब भी बरकरार है। आखिर हो भी क्यों नहीं? ये परेशानी कोई 1 साल की तो नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों तक सरकारी मदद को पहुंचने में कितना वक्त लगता है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से रवि एस नारायण और मुन्ना राज की रिपोर्ट। खबर तो समझिए। दरअसल मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। 13 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय जल आयोग ने भी चेतावनी जारी की है। मतलब बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश हुई तो हालात और भी बिगड़ेंगे और इसलिए हालात को देखते हुए तैयारी जबरदस्त करनी होगी। जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मंगलवार को सीएम ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी, लेकिन अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है और जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाने की जरूरत है। कोरोना महामारी के चलते इस साल सीबीएसई 12वीं बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। ऐसे में बच्चों के मार्क्स की मार्किंग किस आधार पर होगी, इस फॉर्मूले का ऐलान हो गया है। उम्मीद है कि 31 जुलाई को रिजल्ट भी आ जाएगा। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों का संशय खत्म हो गया है। रिजल्ट का फॉर्मूला तय हो चुका है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में परफॉर्मेंस के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30% वेटेज और 12वीं क्लास में परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश 12वीं रिजल्ट के फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया। और खबर तो समझिए, आखिर क्या है रिजल्ट का नया फॉर्मूला। 13 सदस्यीय पैनल ने 12वीं क्लास के रिजल्ट के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला तय किया है। छात्र के 10वीं का 30% वेटेज मिलेगा मार्किंग में, 11वीं की परीक्षा का 30% वेटेज होगा और 12वीं का 40% वेटेज। और इन तीनों वेटेज के आधार पर 12वीं के टोटल मार्क्स तय किए जाएंगे। 12वीं में यूनिट पेपर्स, टर्म, प्रैक्टिकल के 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे और इसके बाद इन तीनों को जोड़कर कुल मार्क्स
कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी अगर छात्र अपने मूल्यांकन के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हैं तो भी सीबीएसई छात्रों को 12वीं की परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा और यह परीक्षा महामारी के हालात में सुधार होने पर कराई जाएगी। 31 जुलाई तक उम्मीद है कि इस मार्किंग फॉर्मूले के जरिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अररिया में सफेद हाथी दिखा है। सफेद हाथी ने आतंक मचा दिया है। सफेद हाथी ने एक बच्चे को भी कुचला है। कई और लोगों पर हाथी ने हमला किया है। नेपाल के जंगल से सफेद हाथी भागकर आया। नेपाल बॉर्डर से मानिकपुर पहुंचा है हाथी और सफेद हाथी। देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अररिया में सफेद हाथी का आतंक और एक बच्चे को भी कुचला है, कई लोगों को और भी कुचला है। वहां लोगों में भगदड़ मची। आज ये दोपहर की तस्वीर है और देखिए किस तरह से भगदड़ मची वहां पर। ये गांव का इलाका है। एक बच्चे को कुचल दिया और कई और भी लोगों को कुचला है। नेपाल बॉर्डर से मानिकपुर पहुंचा है ये सफेद हाथी। और अब आप सफेद हाथी के बारे में जानिए। सफेद हाथी विश्व में सिर्फ थाईलैंड में पाए जाते हैं और सफेद हाथी नेपाल के रास्ते भारत आया है, अररिया में है। सफेद हाथी की सूंड काफी ताकतवर होती है जो 350 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम होती है। सफेद हाथियों को बारिश का पूर्वाभास भी हो जाता है। वो ये 150 मील दूर से भी बारिश का पता लगा लेते हैं। सफेद हाथी शाकाहारी ही होते हैं और सफेद हाथी का वजन लगभग 8000 किलो के आसपास होता है। सफेद हाथी लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ कर पता लगा सकता है कि जंगल में पानी कहां है और ये किस दिशा में मिला है। हालांकि बच के अभी जरूरत रहने की है क्योंकि आतंक अभी अररिया में मचा रहा है ये सफेद हाथी और जरूरी है कि वन विभाग जल्द से जल्द एक्शन ले। सियासी गलियारों का रुख करेंगे। एलजेपी में मचे घमासान के बीच पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और पशुपति कुमार पारस निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें तानाशाह तक करार दिया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी। भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा बताइए आप। लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई समाधान तक आई। पटना में हुए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पशुपति कुमार पारस को निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। नाम वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति कुमार पारस ने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया और उन सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से पार्टी में लौटने की अपील की जो हाल के दिनों में किसी कारण से पार्टी छोड़ गए थे। अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला और चिराग को तानाशाह बता डाला। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा बताइए आप। अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर जो सीधा हमला बोला उससे साफ हो गया है कि चाचा और भतीजे में काफी दूरी बन गई है। फिलहाल चाचा का पलड़ा भारी है। संसदीय दल के नेता के साथ साथ चाचा पशुपति पारस के पास पार्टी अध्यक्ष का पद भी है। अब भतीजा चाचा के खिलाफ कौन सा चाल चलता है ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। पार्टी नेताओं के समझाने के बाद भी जेडीयू के खिलाफ गए थे। नीतीश कुमार के खिलाफ गलत बयान दिया, पार्टी के नेताओं को ही दरकिनार किया और दूसरे के बहकावे में गलत नीति अपनाई। ये सारी नीतियां चिराग पासवान की चुनाव के दौरान दिखी और आरोप ये लगे कि चिराग पासवान मनमानी कर रहे हैं, किसी की सुनते नहीं हैं और किसी से राय मशविरा नहीं लेते हैं। चुनाव के बाद मैदान से गायब हो गए अचानक। चिराग ने रूट लेवल पर काम नहीं किया और नीतियों पर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस ने साफ किया है कि उन्होंने चिराग को तानाशाह नहीं कहा। पारस का इशारा उन लोगों के लिए था जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। उनके मुताबिक बाहरी लोग आए और उन्होंने चिराग पासवान को कंट्रोल करना शुरू किया और पार्टी और परिवार को कंट्रोल करना शुरू किया। झारखंड का रुख करेंगे। झारखंड में राम के नाम पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। एनएसयूआई की पूर्वी सिंहभूम इकाई ने व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम लिखने पर 7 सदस्यों को संगठन से 3 सालों के लिए बाहर कर दिया है।
एनएसयूआई की इस कार्रवाई पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सवाल उठाए हैं। लिखोगे जय श्री राम, कांग्रेस में बिगड़ेगा काम। हमारे कुछ बच्चों ने उन्होंने लिखा जय श्री राम, इसके लिए हमारी जिला अध्यक्ष रोज तिर्की उन सभी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। जय श्री राम का बार बार क्यों अपमान? उनका कहना है कि अगर ग्रुप में रहना है तो तुम जय श्री राम नहीं लिख सकते। मैं इस बात का विरोध करता हूं और हमारी यह मांग है कि वो इस्तीफा दे अपने पद से। जय श्री राम पर सियासी घमासान। इंटरनल ग्रुप में अगर 7 नेताओं ने जय श्री राम लिख दिया तो उसमें क्या गुनाह किया, लेकिन उनको बिना कारण बताए हुए उनको पार्टी से 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस का जो बहुसंख्यक विरोधी चेहरा है वो कितना घिनौना है। जय श्री राम से नफरत क्यों? 2 अक्षर के सबसे प्यारे नाम राम नाम के जपने से यूं तो सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में रहकर अगर आप जय श्री राम लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके काम बिगड़ सकते हैं और आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जिसकी तस्दीक करती है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम की ये तस्वीर। हाथ में विरोध की पंपलेट लिए ये तस्वीर कांग्रेस के छात्र इकाई एनएसयूआई से जुड़े सदस्यों की है, जिन्हें एनएसयूआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम लिखने की सजा मिली है। इस घटना के बाद राम नाम पर सियासी घमासान मच गया है। जय श्री राम भारत की संस्कृति का इस्तेमाल, और कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति, यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको राम से ही सरदर्द शुरू। बीजेपी जहां कांग्रेस पर सवाल उठा रही है तो वहीं जेएमएम ने भी पूरे मामले को गलत बोला है, जबकि कांग्रेस अब सफाई पेश कर रही है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज था या किसी तरह का और कुछ था, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर ये गलत बात है, चाहे किसी भी संगठन के लोग रहें। और जहां तक बात है जय श्री राम का, तो जय श्री राम के अनुयायी तो हम लोग सभी लोग हैं। राम के नाम पर मचे सियासी घमासान के बाद संगठन ने पूरे मामले की जांच 5 सदस्यीय टीम से कराने की बात कही है। एनएसयूआई जमशेदपुर वाले मामले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने 5 सदस्यों की जांच कमेटी बैठाई है और उन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्षों की बातों को सुना जाए और दोनों पक्षों की बातों पे सुनने के बाद 2 दिन के बाद फैसला किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या जय श्री राम कहना सांप्रदायिक है? क्या कांग्रेस में जय श्री राम बोलना लिखना मना है? आखिर जय श्री राम से नफरत क्यों? जमशेदपुर से अभिनव के साथ रांची से निरंजन। और खबर तो समझिए, श्री राम भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। श्री राम का मतलब एक जीवन शैली है। श्री राम के नाम पर सवाल कैसा सेक्युलरिज्म है? क्या जय श्री राम कहना सांप्रदायिक है? क्या कांग्रेस में जय श्री राम बोलना लिखना मना है? और सवाल यह भी कि जय श्री राम से इतनी नफरत क्यों, और नफरत के नाम पर यह कैसी पॉलिटिक्स है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।